हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पार्ट 2 आ रहे हैं। देखो, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। डेफिनेटली बहुत ज्यादा चांस है कि इस टॉपिक से आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन है। और यदि पूछे कि फिजियोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है, वो आपका अपन अब पढ़ने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारी चीज इससे क्लियर होंगी, सारी चीज आपको समझनी होंगी। टॉपिक का नाम डालो कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट का जो कंडक्टिव सिस्टम है या इलेक्ट्रिक वायरिंग है। जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है ना, पूरे घर में आपकी रोशनी पहुंचती है। कैसे पहुंचती है कि एक मीटर होता है, वहां से पूरे घर में आपकी वायरिंग होती है, दीवारों के अंदर वायरिंग होती है और उस वायरिंग से आपके कोने कोने तक लाइट पहुंचती है। इसी तरह आपके हार्ट के अंदर भी वायरिंग होती है ना, तार होते हैं, कंडक्टिव सिस्टम होता है, जिससे आपके हार्ट के एक एक सेल तक वाइब्रेशन होते हैं, एक एक सेल तक डीपोलराइजेशन हो पाता है। ठीक है, जो ये एक्शन पोटेंशियल चलते हैं वो सेल टू सेल कैसे पहुंच पाते हैं, इन कंडक्टिव सिस्टम की हेल्प से पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो इसको अपन पढ़ेंगे। जितनी भी बीमारी होती है आपके हार्ट की, वो ज्यादातर उनमें कंडक्टिव सिस्टम ही इन्वॉल्व होता है। क्लियर हुई इतनी बात? इसको अपन समझते हैं, है ना। तो सबसे पहले यदि कोई पूछे कि मेन फंक्शन क्या है कंडक्टिव सिस्टम का, तो मेन फंक्शन ऑफ कंडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो आपको पता है कि जितना भी जो एक्शन पोटेंशियल अपन पढ़ रहे थे, रिपोलराइजेशन हुआ, डीपोलराइजेशन हुआ, सेल टू सेल कांटेक्ट होता है, वो सब कंडक्टिव सिस्टम ही करता है। कंडक्टिव सिस्टम की वायरिंग हर सेल तक पहुंचती है ना। तो पहला काम है कि इसमें जो ऐसे नोड होती है वो इंपल्स जनरेट करती है। सबसे पहले जो मीटर होता है ना, जहां से लाइट आती है, वो ऐसे नोड होता है। तो सबसे पहला काम तो इसका होता है कि इंपल्स को जनरेट करना। इंपल्स जनरेट जो आपके ऐसे नोड करती है, ए बी नोड भी करती है, बाकी पुरकिंजे फाइबर, बंडल ऑफ ये चारों करते हैं इंपल्स जनरेट, है ना। दूसरा, इंपल्स का कंडक्शन करना, इंपल्स को सेल टू सेल हर जगह भेजना, उनको कंडक्शन करना, वो काम भी कौन करता है? आपका यही कंडक्टिव सिस्टम करता है। जो पुरकिंजे फाइबर है, बंडल ऑफ फ्यूज है, इनके बीच में ब्रांच होती है, राइट बंडल ब्रांच, है ना। इसके बाद में सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हार्ट बीट। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब समझते हो? सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हार्ट बीट। देखो, आप इतना बात तो पहले ही समझ चुके होंगे कि जैसे ये डीपोलराइजेशन होता है, रिपोलराइजेशन होता है, तभी अपनी हार्ट बीट क्रिएट होती है। हार्ट बीट जो होती है ना, वो डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन से ही होती है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है इनके पीछे, है ना। दूसरी बात मैं ये बता रहा हूँ, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है कि आपको पता है कि ये जो दो वेंट्रिकल हैं, ये वेंट्रिकल एक साथ धड़कते हैं, एक साथ रिलैक्स होते हैं, पता है। लेकिन मान लो क्योंकि यहां से इनको लाइट मिल रही है, दोनों को एक साथ लाइट मिलती है, ठीक है, तो एक साथ धड़कते हैं। मान लो इधर लाइट नहीं मिल रही, इधर मिल रही है, इधर बहुत धीरे धीरे आ रही है, इस वाले में धीरे धीरे आ रही है, इसमें बहुत जल्दी आ गई इसकी वायरिंग में, तो एकदम में इधर वाला ज्यादा धड़केगा, इधर वाला कम, तो इम्बैलेंस हो जाएगा। ये एक साथ धड़कते हैं, दोनों वेंट्रिकल या दोनों एट्रियम होते हैं, वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, तो आपका कंडक्टिव सिस्टम होता है, उसके तीन काम होते हैं: इंपल्स को जनरेट करना, कंडक्शन को फैलाना या कंडक्ट करना, इंपल्स को कंडक्ट करना, या दोनों हार्ट बीटों को सिंक्रोनाइज रखना। ठीक है, अब अपन को पता है कितने कंपोनेंट होते हैं। आपको पता है जो कंडक्टिव सिस्टम होता है, कंडक्टिव सिस्टम होता है, उसके चार कंपोनेंट होते हैं, चार पार्ट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं इनको अपन देखते हैं। कौन कौन से चार पार्ट होते हैं इनको अपन यहाँ पे देखते हैं। पहला सबसे मेन आता है एसे नोड। तो मेन पेस मेकर है वो है एसे नोड। यदि एसे नोड खराब हो गया तो एवी नोड काम आता है। उसके बाद में आते हैं बंडल ऑफ फ्यूज। क्या आते हैं? बंडल ऑफ फ्यूज आते हैं। और बंडल ऑफ फ्यूज के बाद में आते हैं पुरकिंजे फाइबर। क्या आते हैं? पुरकिंजे फाइबर। तो ये इनकी स्ट्रक्चर चलती रहती है। क्या क्या है? ऐसे नोड आते हैं, ऐसे नोड के बाद में एवी नोड, एवी नोड के बाद में बंडल ऑफ फ्यूज, और उसके बाद में पुरकिंजे फाइबर आते हैं। ठीक है, मेन पेसमेकर होता है, जो मेन पेसमेकर है वो कौन है? सबसे मेन पेसमेकर है वो है ऐसे नोड। सबसे अच्छे इंपल्स है, सबसे मेन इंपल्स जो ओरिजिन करता है वो ऐसे नोड है। मेन जो मीटर है जहां से लाइट बनती है हार्ट की, वो कौन है? आपका ऐसे नोड।
क्लियर हुई इतनी बात। अब अपन सबसे पहले ऐसे नोड को पढ़ते हैं, उसके बाद में एबी नोड को पढ़ेंगे, फिर बंडल ऑफ हिज को पढ़ेंगे और पुरकिंजे फाइबर को पढ़ेंगे। और इतना डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि आज तक आपने ये देखा भी नहीं होगा ना। मैं तो कह रहा हूँ ना, देखो मैंने सारा नर्सिंग का एक एक पॉइंट पढ़ लिया, मुझे पता है कहीं आपको इससे डिटेल में नहीं पढ़ाने वाला कोई, ठीक है। आप आगे जाके फर्स्ट ईयर में तो आप देखना, आपके जो भी दोस्त जो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे होंगे, आप सब देखना है कि उनका लेवल और आपके लेवल में कितना अंतर आएगा। उनके लेवल में आपके लेवल में जमीन आसमान का अंतर होगा। वो क्या पढ़ते हैं, 4 कंडक्टिव सिस्टम होते हैं, एक फेल हो गया, दूसरा एक पन्ने में या 2 पेज में वो पूरा कंडक्टिव सिस्टम पढ़ देंगे। मैं आपको 2 से 3 क्लास, एक घंटे की क्लास दूंगा। यदि आप मेरा इतना लिख देते हो ना पेपर में, एग्जामिनर भी कहेगा मुझे पढ़ना है ये, इस लड़के को कॉल करके इसकी कॉपी में इस लड़के से कांटेक्ट करना पड़ेगा कि इसने कहां से पढ़ा, ठीक है। इतना पढ़ा दूंगा, कोई नहीं पढ़ा था फर्स्ट ईयर में इतना। इवन नॉट सेट की तैयारी करते हैं जब, तो और भी कम पढ़ा देते हैं, वहां पे अपना नर्सिंग का स्टैंडर्ड गिर जाता है, क्योंकि आपको बेस कंप्लीट करना है, ठीक है। एमबीबीएस लेवल पे मैं आपको पढ़ाऊंगा, एमबीबीएस के बच्चे भी इतना नहीं पढ़ते हैं, मैं बता रहा हूँ। विगर डायग्राम होते हैं, ये तो एमबीबीएस के बच्चे भी नहीं पढ़ा पाते। विगर डायग्राम जो अभी मैंने बताता हूँ ना कि कब कब हार्ट बीट धड़केगी, ये विगर डायग्राम में दिखाते हैं, एक वो पूरा आप इजीली बना दोगे, ठीक है। ओके, तो अब अपन पढ़ते हैं सबसे पहले ऐसे नोड क्या होता है। ऐसे नोड नाम क्या है इसका, यदि अपन ऐसे नोड का नाम ले तो साइनो एट्रियल नोड, इसका नाम होता है साइनो एट्रियल नोड, ठीक है। क्यों साइनो एट्रियल नोड बोलते हैं ये भी आपको बताएंगे आगे जाके। इसकी जो डिस्कवरी हुई थी, इसको जब खोदा था तो 1907 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। कब हुई थी, 1907 में थी। किसने करी थी, 2 साइंटिस्ट थे, 2 साइंटिस्ट थे इसकी डिस्कवरी करने वाले। एक तो थे आपके मार्टिन आर्थर, ठीक है, एक सॉरी कीथ आर्थर, एक मिनट, ठीक है। तो 2 साइंटिस्ट जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, एक तो थे कीथ आर्थर, एक तो कीथ आर्थर, ये प्रोफेसर थे, और एक इनका स्टूडेंट था जिसका नाम था मार्टिन, है ना, उसका नाम था मार्टिन, फ्लैक मार्टिन। एक तो थे कीथ आर्थर और एक फ्लैक मार्टिन, इसलिए इस ऐसे नोड का एक और नाम देते हैं कीथ फ्लैक नोड। क्या देते हैं, कीथ फ्लैक नोड, है ना, केएफ नोड भी बोलते हैं उसको, कीथ फ्लैक नोड भी बोलते हैं। या कीथ आर्थर और फ्लैक मार्टिन ने इसकी डिस्कवरी की थी। ये लंदन के थे दोनों, कहां के थे, लंदन के थे। एक प्रोफेसर था और एक उसका स्टूडेंट था। 1907 में इसकी डिस्कवरी करी थी। इन्होंने बताया कि आपके पाया कहां जाता है हार्ट में, इसकी लोकेशन क्या होती है, इसको देखते हैं। सपोज ये आपका हार्ट है, ठीक है, और ये हार्ट का आपको पता है कि ये वाला पार्ट है, ये राइट एट्रियम है, ठीक है। राइट एट्रियम पे यहाँ पे आपकी सुपीरियर वेना केवा ओपन होती है, यहाँ पे सुपीरियर वेना केवा ओपन होती है यहाँ पे, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे इस लोकेशन पे नियर ओपनिंग ऑफ द एसे नोड, सॉरी सुपर वेना केवा, ये आपके ऐसे नोड है, ये केएफ नोड बोलते हैं, ऐसे नोड है। तो ये इस लोकेशन को मैं बताना चाहूंगा, तो कैसे बताऊंगा, यदि मैं लोकेशन बताना चाहूंगा इसकी कि ये कहां पे पाया जाता है, तो सबसे पहली बात तो राइट एट्रियम में पाया जाता है। राइट एट्रियम में भी कहां पे, राइट एट्रियम में भी अपन बात करें तो राइट अपर कॉर्नर में, जो राइट का अपर कॉर्नर है इसमें ये पाया जाता है, ठीक है। कहां पे, नियर ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा की जो ओपनिंग होती है वहां पर ये पाया जाता है, जो राइट वेना सॉरी राइट अपर कॉर्नर पे नियर ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना केवा के पास में ये पाया जाता है। नेक्स्ट बात देखते हैं, आपको पता है कि ऐसे नोड होता है, इसमें एक काफी सारे जो सेल्स पाई जाती हैं। देखो ऐसे नोड भी तो क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है ना। इसको अपन पेस मेकर बोलते हैं, पेस मेकर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको पेस मेकर, पेस मेकर ऑफ हार्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इंपल्स जनरेट करता है, जो सबसे मैक्सिमम इंपल्स होते हैं वो ऐसे नोड ही जनरेट करता है, तो इसको पेस मेकर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें कौन सी सेल पाई जाती है, इसमें जो सेल पाई जाती है वो पाई जाती है पी सेल। कौन सी, पी सेल, है ना, पी फॉर पेस मेकर, पी मतलब आता है यहाँ पे पेस मेकर, ठीक है, ठीक है। तो ये होता है आपका पेस मेकर
P4 पेस मेकर होता है ना, क्लियर हुई इतनी बात? P4 पेस मेकर होता है। अब इसकी यदि अपन बात करें कि इसकी साइज कितनी होती है, बिल्कुल छोटा सा होता है, 10 से लेके 20 mm इसका साइज होता है, बिल्कुल एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है। ऐसे कहा जाता है, देखो जब हम कार्डियक सर्जन हम बात करते हैं, कार्डियक सर्जन देखते हैं, तो कार्डियक सर्जन से आप पूछोगे जब आप हार्ट ओपन करते हो तो क्या आपको हकीकत में ऐसे नोड दिखते हैं क्या? वो कहते हैं कि इमेजिनरी स्ट्रक्चर है ना, जो हार्ट का जो मायोकार्डियम होता है वहां पे पॉइंट सा पाया जाता है, तो आस्पेक्ट करते हैं कि ये ऐसे नोड है यहाँ पे। तो सर्जरी करते टाइम हमारा एम रहता है कि उसको टच ना कर दे, ठीक है। ऐसा एक बात हुई थी मेरी, तब उन्होंने बताया था कि ये तो मांस के अंदर पाया जाता है, मायोकार्डियम में पाया जाता है, ऊपर से नहीं दिखता, लेकिन देखना भी होता है तो ये इसको एक नोड सा पाया जाता है, वहां पे प्रोजेक्शन सा पाता है, ठीक है। चलो ये छोड़ो आप। तो अपन ने ये देखा कि ये नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट होता है, नेचुरल, एक आर्टिफिशियल लिथियम के भी लगते हैं, लेकिन ये नेचुरल होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कि अपना जो हार्ट होता है ना वो मायोजेनिक हार्ट होता है। क्या होता है? मायोजेनिक हार्ट होता है। मायोजेनिक हार्ट का मतलब होता है कि इसका अपने पास खुद का कंट्रोल होता है, ब्रेन से इंडिपेंडेंट होता है। यदि आप अपने हार्ट को बाहर निकाल के रख दोगे, उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई दे दोगे ना, तो भी वो धड़कता रहेगा। इसको धड़कने के लिए, इसको कॉन्ट्रैक्शन डिपोलराइजेशन होने के लिए ब्रेन की जरूरत नहीं है, जबकि आपके मसल्स को, स्केलेटल मसल हो चाहे स्मूथ मसल्स हो, इनको कॉन्ट्रैक्शन के लिए ब्रेन की जरूरत होती है, न्यूरल कंट्रोल की, नर्व की जरूरत होती है। हार्ट को कंडक्शन के लिए नर्व की जरूरत नहीं होती। यदि आप हार्ट को बाहर भी निकाल के रख दोगे ना, और वेसल्स कनेक्ट रखोगे और बाहर भी निकाल के रख दोगे, तो भी हार्ट धड़कता रहता है। हार्ट बंद नहीं होगा कि उसकी नर्व कट गई तो भी धड़केगा। इफेक्ट हो सकता है कि तेज धड़के, स्लो धड़के, वो हो सकता है, लेकिन धड़कता रहता है, इसलिए इसको मायोजेनिक हार्ट बोलते हैं, ठीक है। जब तो हार्ट को ट्रांसप्लांट भी कर देते हैं, हार्ट को, एक वायबल हार्ट को आपको देखा है कि एक बड़ा सा बॉक्स होता है, उसमें लेके आते हैं, उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई करते रहते हैं, ब्लड देते रहते हैं कल्चर मीडियम में, तो उसको ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं अपना हार्ट को। हार्ट ट्रांसप्लांट होते हैं ना, बहुत कम होते हैं, इंडिया में भी 3-4 हार्ट ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, एम्स ऋषिकेश ने करा था जैसे, तो वो हार्ट को बॉक्स में लेके जा सकते हैं यदि उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिलती रहे। उसको कोई ब्रेन की जरूरत नहीं है धड़कने के लिए, वो धड़कता रहता है, ठीक है। हार्ट मायोजेनिक होता है, और इसको जो मायोजेनिक होता है, जो ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है इसका, ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है इसका विदाउट ब्रेन या न्यूरॉन, ठीक है। उसका पूरा जिम्मेदार होता है ऐसे नोड। ऐसे नोड उसके ऊपर पूरा रिलायबल होता है, ऐसे नोड उसके ऊपर पूरा रिलायबल होता है, बिकॉज स्पॉन्टेनियस, अपने आप स्पॉन्टेनियस, इसके अंदर डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन चलता रहता है, ठीक है। इसलिए आपको मैंने ये भी बताया था कि जो हार्ट के अंदर जो ऐसे नोड होता है उसका आरएमपी कितना होता है, बताया ना, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, -60 मिलीवोल्ट होता है। जबकि कार्डियक सेल का जो सेल है, इसके अंदर मायोकार्डियम की सेल है, उनका एक्शन पोटेंशियल होता है -90 मिलीवोल्ट, लेकिन ऐसे नोड का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो कितना है, -60 मिलीवोल्ट होता है। क्लियर हुई यहां तक की बात? अब कैसे इसका जो डीपोलराइजेशन होता है, रिपोलराइजेशन होता है, वो थोड़ा अलग होता है। देखो आप कंफ्यूज मत होना, मैं आपको सिंपल बात बता देना चाहता हूँ कि ये हार्ट है, ठीक है, और ये हार्ट में यहाँ पे ऐसे नोड है, ठीक है। तो देखो ये जो मायोकार्डियम सेल है इसकी, जो ये मायोकार्डियम सेल्स है हार्ट की, ठीक है, इनके अंदर होती है मायोकार्डियल साइट। इसका अपन ने एक्शन पोटेंशियल पिछले पूरे में करा था, कैसे कॉन्ट्रैक्शन वो होता है, लेकिन ये जो ऐसे नोड है इसका अलग होता है। ये इंपल्स ओरिजिन करता है, और इंपल्स ओरिजिन करने के बाद सिग्नल देता है, उसके बाद ये पूरा मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो ऐसे नोड का इंपल्स अलग तरीके से जनरेट होता है। मायोकार्डियम का जो अपन ने 5 फेज में पढ़ा था वैसे होता है, इसका भी वैसे ही होता है, थोड़ा सा अंतर है, उसको मैं आपको समझाऊंगा ऐसे नोड का, है ना। तो हेडिंग डाल लो आप, हेडिंग डाल दो इसका, एक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ऐसे नोड। ऐसे नोड की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, उसको अपन समझते हैं, ठीक है।
अब देखो इसमें भी वही सारे फेज होते हैं, 5 फेज होते हैं, मतलब कि फेज 4 भी होता है, फिर फेज 0 आता है, फिर फेज 1 आता है, फिर फेज आपका 2 आएगा और फिर फेज 3 आएगा। इसमें भी वो सारे आते हैं। फेज 4 में क्या होता था, आरएमपी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। फेज 0 में क्या होता था, डीपोलराइजेशन। ठीक है, फेज 0 में आपका डीपोलराइजेशन होता था। फेज 1 में क्या होता था, इनिशियल रिपोलराइजेशन, इनिशियल रिपोलराइजेशन। ठीक है, उसके बाद में फेज 2 आता है। फेज 2 में क्या आएगा आपका, इनिशियल रिपोलराइजेशन के बाद में प्लेटो फेज आएगा, क्या आएगा, प्लेटो फेज आएगा, और इसके बाद में रिपोलराइजेशन आएगा। ठीक है, बिल्कुल देखो वैसा ही होता है जिसमें देखो, जैसे मैं बताऊं, ये दोनों फेज तो अपन पढ़ेंगे नहीं, ये तो बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं और इसको देखते हैं, बहुत सिंपल है ये, है ना। थोड़ा सा आपको समझने के लिए ज्यादा जोर नहीं आएगा, थोड़ा से में आप समझ जाओगे। जैसे पहला फेज है इसका आरएमपी, आपको पता है ऐसे नोड का आरएमपी मैंने पहले ही बता दिया कितना होता है, -60 मिलीवोल्ट होता है। जो कि मायोकार्डियम का अपन पढ़ते हैं तो कितना होता है, -90 होता है। दूसरी बात कि स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब कि बाहर से किसी स्टिमुलेशन की इसको जरूरत नहीं होती। स्पॉन्टेनियस डिपोलराइजेशन होगा, इसका पोलराइज होगा ये, है ना। ठीक है, चलो इसको मैं आगे बताऊंगा। लेकिन दूसरी बात ये है, आप सोचोगे ये अलग कैसे, इसको मैं आपको समझाता हूँ। ये थोड़ा सा अलग है लेकिन कैसे है वो समझो। आपने जब मायोकार्डियम पढ़ा था, समझने की बात है यहाँ पे ध्यान देना, है ना। जब आपने मायोकार्डियम पढ़ा था तो उसमें आपने पढ़ा था कि इसके अंदर नेगेटिव चार्ज होता था। ठीक है, कैसे होता था नेगेटिव चार्ज, आपको ये भी पता है क्योंकि लीकी पोटेशियम चैनल होते थे, पोटेशियम चैनल कुछ बाहर जाते थे, सोडियम चैनल है, कैल्शियम चैनल वो इम्परमेबल होते थे, लेकिन पोटेशियम लीकी चैनल होते थे जिनसे पोटेशियम बाहर जाता था और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता था। और उस टाइम वो नेगेटिव बनाते हैं, वो कितना बनाते हैं, -90 मिलीवोल्ट बनाते थे। लेकिन यहाँ पे -90 मिलीवोल्ट नहीं बनता, यहाँ पे कितना बनता है, -60 मिलीवोल्ट बनता है। कितना, -60 मिलीवोल्ट बनता था। ठीक है, मतलब कि यहाँ का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, -60 मिलीवोल्ट होता है। ठीक है, तो आरएमपी में इतना ही बताऊंगा कि इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, -60 मिलीवोल्ट होता है। ठीक है, इसके बाद वाला फेज आता है बी, वो था डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है ना, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ आ जाए जब है क्या होता है इसमें, क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझो। नॉर्मली क्या होता था कि उसमें क्या हो रहा था कि पोटेशियम चैनल बाहर जा रहे थे। ठीक है, डिपोलराइजेशन क्या होता था कि -90 था, उससे वहां पे कितना आना होता था, -70 आना होता था। -70 आती वहां पे सोडियम वोल्टेज चैनल ओपन हो जाते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सोडियम वोल्टेज चैनल होते ही नहीं है, यहाँ पे सोडियम वोल्टेज चैनल नहीं होते। ठीक है, एब्सेंट होते हैं। तो फिर क्या होते हैं, यहाँ पे सोडियम वोल्टेज चैनल नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे होते हैं कैल्शियम वोल्टेज चैनल। कौन से होते हैं, कैल्शियम वोल्टेज चैनल होते हैं। कौन से होते हैं, कैल्शियम वोल्टेज चैनल होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब कैल्शियम वोल्टेज चैनल का थ्रेशोल्ड भी अलग होता है। तो इनका जो थ्रेशोल्ड होता है वो कितना होता है, इनका यदि अपन बात करें कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज फॉर ओपनिंग के लिए इनका जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है वो होता है -40 मिलीवोल्ट। अब अपन को क्या करना है, -60 से -40 होगा ना, -60 मिलीवोल्ट से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -40 मिलीवोल्ट होगा, तब जाके आपका डिपोलराइजेशन होगा, तब जाके आपके कैल्शियम चैनल आएंगे और कैल्शियम अंदर की तरफ इन्फ्लक्स होंगे। मतलब कि अंदर कैल्शियम, यहाँ पे होते हैं कैल्शियम चैनल। कौन से होते हैं, कैल्शियम वोल्टेज चैनल, कैल्शियम वोल्टेज चैनल। यहाँ पे सोडियम वोल्टेज चैनल नहीं होते और उनके लिए क्या करना है, -60 मिलीवोल्ट से -40 मिलीवोल्ट पे लाना होगा। अब कैसे आएंगे, वहां पे -90 से -70 कैसे आ रहा था, वो आ रहा था कि ऐसे नोड है कुछ सोडियम को रिलीज कर रहा था, ऐसे नोड है कुछ सोडियम और कैल्शियम को रिलीज कर रहा था सेल के अंदर, उसकी वजह से -90 से -40 आ गया। तब मैंने कहा ऐसे नोड बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे कैसे आएंगे, यहाँ तो ऐसे नोड के पास तो खुद को ही जरूरत है,
तो यहाँ पे कैसे आएंगे, इसके लिए इसके अंदर एक वरदान होता है भगवान का, ठीक है। एक स्पेशल चैनल होते हैं जिसको अपन बोलते हैं सोडियम फनी चैनल। क्या बोलते हैं इनको? सोडियम फनी चैनल। वोल्टेज चैनल नहीं है, सोडियम फनी चैनल है, ठीक है। इन सोडियम फनी चैनल से थोड़ा थोड़ा सोडियम है वो अंदर आता रहता है, थोड़ा थोड़ा सोडियम है वो इन सोडियम फनी चैनल से अंदर आता है, जिसकी वजह से ये जो -90 है उससे ये -40 पहुंच जाता है, ठीक है। तो किसकी वजह से आता है ये, किस पे पढ़ा था इसमें, किसकी वजह से? ड्यू टू सोडियम फनी चैनल। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, सोडियम फनी चैनल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डीपोलराइजेशन कराने के लिए। तो आपसे कोई पूछे कि डीपोलराइजेशन किससे होता है, कैल्शियम वोल्टेज चैनल से, लेकिन कौन जिम्मेदार है? सोडियम फनी चैनल भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जैसे ये -40 पहुंचेगा आपका कैल्शियम वोल्टेज चैनल खुल जाएंगे और बाहर से पूरे कैल्शियम है वो अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और जब कैल्शियम अंदर आने लगेंगे तो जो ये नेगेटिव -40 था उससे ये लोड जाएगा कितना, +20 मिली वोल्ट तक, या पॉजिटिव में लोड जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं डीपोलराइजेशन। अपन कह सकते हैं ओपन कैल्शियम वोल्टेज चैनल, ठीक है। और कैल्शियम इनफ्लक्स हो जाएगा। तो कैल्शियम के इनफ्लक्स होते ही आप कह सकते हो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -60 मिली वोल्ट से कितना हो जाएगा आपका, +30 मिली वोल्ट हो जाएगा। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। तो इसका डीपोलराइजेशन है वो ऐसे नोड के डीपोलराइजेशन से थोड़ा अलग है। कैसे अलग है? क्योंकि इसमें सोडियम पोटेशियम चैनल नहीं होते, सोडियम चैनल नहीं होते, यहाँ पे कैल्शियम वोल्टेज चैनल होते हैं, इसलिए मैंने आपको ये समझाया, ठीक है। इसके बाद में अपन एक और पॉइंट है इसका रिपोलराइजेशन, वो भी थोड़ा सा अलग है, उसमें भी थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलेगा। वो क्या है समझिए। अब थर्ड पॉइंट आता है आपका रिपोलराइजेशन, है ना, सॉरी यहाँ पे समझा देता हूं आपको। थर्ड पॉइंट आता है रिपोलराइजेशन। तो रिपोलराइजेशन में क्या होता है इसको समझो आप, है ना। रिपोलराइजेशन में क्या होगा कि जो पोटेशियम चैनल है, जो पोटेशियम वोल्टेज चैनल है, पोटेशियम चैनल है वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब ये +30 मिली वोल्ट इसको मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। और जैसे ही ओपन होंगे तो पोटेशियम का इफ्लक्स स्टार्ट होगा, पोटेशियम का इफ्लक्स होगा वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और पोटेशियम का इफ्लक्स स्टार्ट होगा तो दोबारा +30 मिली वोल्ट से दोबारा कहाँ लौट जाएंगे, -60 मिली वोल्ट पे ये लौट जाते हैं अपने। और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, रिपोलराइजेशन। ऐसा ही वहां पे हुआ था, ऐसा ही मायोकार्डियल सेल में हुआ था, बिल्कुल वही यहाँ पे होने वाला है। अब आपके मन में एक ख्याल हो रहा होगा कि देखो कि जो पोटेशियम सोडियम चैनल थे, अपन ने कहा गया डायग्राम, ये सोडियम चैनल जो अंदर आ चुके थे अब ये अंदर रहेंगे तो आईसीएफ में तो सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। अपन को आईसीएफ में सोडियम का कंसंट्रेशन कम करना होता है, जबकि सोडियम अंदर रहेंगे तो आईसीएफ में सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ गया। अब यही जो सोडियम चैनल थे ना वो यहाँ से रिलीज होंगे, यही सोडियम चैनल यहाँ से रिलीज होंगे, सोडियम पोटेशियम पंप से रिलीज होंगे, और यही सोडियम चैनल यहाँ से रिलीज होके मायोकार्डियल सेल के अंदर जाएंगे। कहां जाएंगे, मायोकार्डियल सेल के अंदर जाएंगे, और वहां जाके जो -90 मिली वोल्ट था उसको आपको याद करो -70 मिली वोल्ट कराया था। ये वही सोडियम चैनल है जो मैं कह रहा था कि आपके ऐसे नोड से रिलीज होते हैं, और वो ही कैल्शियम है यहाँ से सोडियम, और ये कैल्शियम भी रिलीज होता है, ये कैल्शियम भी रिलीज होता है, और ये सोडियम कैल्शियम रिलीज होकर आपका जो -90 से -70 पहुंचा रहे थे ना मायोकार्डियम में, थ्रेशोल्ड तक पहुंचा रहे थे, उसके बाद वोल्टेज चैनल ओपन हो रहे थे, वो यही सोडियम और वोल्टेज चैनल थे। ओके, अब आपको मेरे को लगता है थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया होगा। इस तरह से अपन ने जो ऐसे नोड था उसका रिपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन को समझा। इसके बाद में अपन देखते हैं कि भाई ये तो मैंने बता दिया कि ये ऑटोमेटिक होते हैं। ये कैसे होते हैं, ऑटोमेटिक होता है, इस पे ब्रेन का कोई कंट्रोल नहीं होता, इन पे ब्रेन का कोई कंट्रोल नहीं होता, ऑटोमेटिक होते हैं। लेकिन एएनएस जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है, एएनएस मतलब कि
ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो इनके ऊपर देखो, वैसे ये इंपल्स जनरेट करते हैं वो अपने आप से करते हैं। इंपल्स जनरेट करने के लिए इनको किसी भी ब्रेन के किसी भी तरीके की स्टिमुलेट की जरूरत नहीं है। जबकि आप और जगह न्यूरॉन के पढ़ोगे वहां पे आपको एसिटिलिन कोलिन चाहिएगा, वहां पे आपको काफी नर्व के सिग्नल चाहिए, यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं चाहिए होता, ये अपने आप बीट करता है। लेकिन कंट्रोल हो सकता है, कंट्रोल जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है वो हार्ट रेट पे कंट्रोल करता है। कैसे करता है? क्योंकि ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, आपको पता है, ठीक है। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, आपको पता है। ये तो सिंपैथेटिक होता है, एक तो सिंपैथेटिक होता है और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। ये तो सिंपैथेटिक होते हैं और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक होते हैं, ठीक है। ये दो पार्ट होते हैं, दो ब्रांच मान लो, दो तरह के नर्व होते हैं ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम की। अब क्या होता है, कैसे कंट्रोल करते हैं इसको समझो आप। कि जो सिंपैथेटिक होता है ना वो CAMP साइकिल होता है, कैल्शियम का एक साइकिल होता है, ठीक है। सिंपैथेटिक उस CAMP साइकिल को बढ़ा देते हैं। आपको ग्लाइकोलाइसिस जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो CAMP साइकिल को बढ़ा देते हैं। जब CAMP साइकिल बढ़ता है तो आपकी बॉडी में कैल्शियम का लेवल भी बढ़ने लग जाता है। कैल्शियम बढ़ेगा तो जितना ज्यादा कैल्शियम होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग डिपोलराइजेशन होगा, मतलब कि आपकी हार्ट रेट बढ़ने लगेगी और गुड डिपोलराइजेशन होगा, हार्ट रेट बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। इसी तरह यदि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होता है तो आपका CAMP साइकिल होता है वो कम होगा। CAMP साइकिल कम होगा तो कैल्शियम कम होगा, और कैल्शियम कम होगा तो डिपोलराइजेशन इतना फास्ट नहीं होगा, स्लो होगा, मतलब कि आपकी हार्ट रेट भी कम हो जाएगी। तो ये याद रखना कि कैल्शियम जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा, डिपोलराइजेशन होगा, उतना ज्यादा आपकी हार्ट रेट होगी, ठीक है। और कैल्शियम सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है वो हरदम हार्ट रेट को बढ़ाएगी। जब आप गुस्से में होगे, जब आप एग्रेशन में होगे तो आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, जब आप रिलैक्स करोगे आपका हार्ट रेट कम होगा। क्लियर है बात? अब क्या होता है, कई बार आपको मैंने ये भी बताया था कि जो ऐसे नोड होता है, वैसे तो आपको मैंने बताया कि ऐसे नोड होता है वो ऑटोमेटिक काम करता है, ऑटोमेटिसिटी होता है। ऑटोमेटिसिटी मतलब कि अपने आप ही ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करता है। लेकिन कई बार इसकी ऑटोमेटिसिटी है वो लॉस हो जाती है या खराब हो जाती है, पुअर हो जाती है, अपने आप ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं कर पाता और हार्ट थोड़ा जाम हो जाता है। उस बीमारी का एक बहुत अच्छा नाम आता है, वैसे आपके लेवल पे कहीं नहीं, कोई नहीं पूछेगा, इसको बोलते हैं सिक साइनस सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? सिक साइनस सिंड्रोम बोलते हैं इसको, है ना, ये था लो, इसको बोलते हैं सिक साइनस सिंड्रोम। जब हार्ट की ऑटोमेटिसिटी खराब हो जाती है कि अपने आप जो कॉन्ट्रैक्ट करता है हार्ट वो खराब हो जाता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिक साइनस सिंड्रोम। ऐसे ही एक बीमारी और होती है, यदि आपको पता है ऐसे नोड है, ऐसे नोड है, इसको ब्लड सप्लाई कौन करता है? ऐसे नोड को ब्लड सप्लाई कौन कराता है? जब अपने पढ़ा था तो बताया था कि ऐसे नोडल आर्टरी होती है। कौन सी होती है? ऐसे नोडल आर्टरी होती है, जो कि किसकी ब्रांच होती है? राइट कोरोनरी आर्टरी की। अब राइट कोरोनरी आर्टरी में कोई ब्लॉक आ जाता है या इस्चेमिया हो जाता है तो उसकी वजह से भी ऐसे नोड को सप्लाई वीक हो जाती है और ऐसे नोड डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। तो यदि आरसी इस्चेमिया आ रहा है तो भी आपके हार्ट रेट क्या हो जाएगी? खराब होगी, हार्ट का धड़कना खराब हो जाएगा। यदि इसमें ब्लॉक आ जाता है आरसीए में तो भी ये देखने को मिलता है। एक टॉपिक और है छोटा सा, आप नाम डाल दो, इंट्रा नोडल ट्रैक्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो मैंने हार्ट बनाया था, आगे आप देखते हैं, एक बार दोबारा बना देते हैं कि ये आपका हार्ट है सपोज करो, ठीक है। आपको ये भी पता है कि यहाँ पे आपके ऐसे नोड है, ठीक है, और आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे आपकी एवी नोड होता है। अब करंट को अपन को ऐसे नोड से एवी नोड तक पहुंचाना होता है, कैसे पहुंचेगा? मायोकार्डियम के थ्रू तो पहुंचेगा नहीं। एंडो अपन को कहां से पहुंचाना है? ऐसे नोड से एंडो ये सॉरी एवी नोड तक पहुंचाना है। तो यहां तक पहुंचाने के लिए भी तीन ट्रैक होते हैं, तीन रास्ते होते हैं जिनसे पहुंचता है। एक तो होता है कि करंट जो ऐसे नोड से यहाँ पे आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है, इसको अपन बोलते हैं एक नंबर, ठीक है। दूसरा होता है कि आगे से
दूसरा होता है ऐसे नोड से जो एवी नोड तक आएगा वो आगे के सरफेस से आए, एंटीरियर सरफेस से आएगा, उसको 2 नंबर बोलेंगे। और तीसरा होता है कि पीछे से पोस्टेरियर से आता है घूम के इसके पास, उसको बोलते हैं 3 नंबर। इन तीनों के अलग अलग नाम है, वो मैं बता देता हूं। 1 नंबर का नाम है बैचमैन ट्रैक्ट। क्या नाम है? बैचमैन ट्रैक्ट। ना हो याद तो भी कोई बात नहीं, ये बहुत बोनस पॉइंट है। 2 नंबर पे आता है जो एंटीरियर कनेक्ट करता है, एंटीरियर एबी नोड को किससे कनेक्ट करेगा? ऐसे नोड को एबी नोड से, एंटीरियर, उसको अपन क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं बैन बैक, बैन बैक्स ट्रैक्ट। ठीक है। और तीसरे नंबर वाला है जो पोस्टीरियर कनेक्ट करता है, देखो ये करता है एंटीरियर, एंटीरियर ऐसे नोड से एबी नोड को कनेक्ट करता है, जबकि ये करता था ऐसे नोड से लेफ्ट एट्रियम। भाई लेफ्ट एट्रियम में भी तो आपके कंडक्शन जाना चाहिए, वायरिंग जानी चाहिए। ठीक है। और ये जो पीछे से करता है, पोस्टीरियर करता है, उसका नाम है थोरेल, थोरेल्स ट्रैक्ट। क्या नाम है? थोरेल्स ट्रैक्ट है। ये पोस्टीरियर पीछे से आपके ऐसे नोड को एबी नोड से कनेक्ट करता है। क्लियर? तो इसके 3 ट्रैक्ट होते हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट बात, एक पॉइंट और बताना चाहता हूं कि इसकी लोकेशन जब मैंने आपको बताई थी तब मैंने आपको अच्छी तरह एक बात बताना भूल गया था। कहां गया? मायोजेनिक हार्ट, पेसमेकर, राइट। हाँ, इसकी जब मैं लोकेशन बताता रहा था उसमें कहां पे पाया जाता है, कौन सी लेयर में पाया जाता है? देखो सिंपल तो आपको बता दिया जाता है ना छोटी क्लासों में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बताया जाता है कि मायोकार्डियम में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? मायोकार्डियम में। लेकिन आपको बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए होता है, बिल्कुल बेस्ट आंसर चाहिए होता है। बेस्ट आंसर क्या है इसका? देखो यदि ये आंसर नहीं दे रखा तो आप मायोकार्डियम बोल सकते हो, लेकिन बेस्ट आंसर होता है सब एपिकार्डियम। अब सब एपिकार्डियम क्या होता है ये समझो। हार्ट में तो एपिकार्डियम होती नहीं है, हार्ट में 3 लेयर होती है। सबसे ऊपर होती थी पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम के नीचे सबसे थिक लेयर आती है मायोकार्डियम, और मायोकार्डियम के नीचे होती है एंडोकार्डियम। क्लियर ये बात? अब आपको पता है कि पेरिकार्डियम में इसके भी 2 लेयर होती थी, एक फाइब्रस लेयर होती थी और एक होती थी सीरस लेयर। अब सीरस के भी 2 पार्ट होते थे, एक बाहर वाली होती थी उसको तो बोलते हैं पेराइट, और अंदर वाली होती थी उसको बोलते हैं विसरल। ठीक है? अंदर वाली को विसरल। जो ये विसरल सीरस पेरिकार्डियम होता था इसी को अपन क्या बोलते थे? एपिकार्डियम। और ये जस्ट आपके मायोकार्डियम के ऊपर होता है, जस्ट मायोकार्डियम के ऊपर होता है। तो ये विसरल एपिकार्डियम और ये सॉरी जो विसरल पेरिटोनियम और मायोकार्डियम के जो बीच वाला पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं, इसके जस्ट नीचे होता है सब एपिकार्डियम। जो आपका ऐसे नोड है ना वो सब एपिकार्डियम में पाया जाता है, मतलब कि मायोकार्डियम से थोड़ा सा ऊपर और पेरिकार्डियम का नीचे नीचे का बॉर्डर है उसमें, इन दोनों के जंक्शन पे पाता है। तो वेस्ट आंसर तो सब एपिकार्डियम है, लेकिन सब एपिकार्डियम नहीं दे रखा तो आप मायोकार्डियम करके आओगे। ठीक है। बाकी और कहां पाते हैं? मायोकार्डियम में फिर आती है एंडोकार्डियम। तो एंडोकार्डियम की फिर मैंने 3 लेयर बताई थी, एक होता है एंडोकार्डियम या एंडोथीलियम, फिर आता है सब एंडोकार्डियम। ठीक है, ठीक है, सॉरी सब एंडोकार्डियम नहीं आता, सब एंडोथीलियम आता है, सब एंडोथीलियम आता है, और इसके बाद में आता है सब एंडोकार्डियम। तो बाकी और जो पाए जाते हैं वो सब एंडोकार्डियम में पाए जाते हैं, और बाकी मैं बताऊंगा आगे। लेकिन आपसे कोई पूछे कि ऐसे नोड कौन सी लेयर में पाया जाता है तो मायोकार्डियम में पाया जाता है, मायोकार्डियम में पाया जाता है। लेकिन ज्यादा एग्जैक्ट आंसर यदि ये आ जाए सब एपिकार्डियम तो इसको क्लिक करके आना। ठीक है, क्लियर? आज के लिए ऐसे नोड काफी है, बाकी अपन और पढ़ेंगे तब आपको एवी नोड बताएंगे। ओके, आज के लिए थैंक यू।